बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सियासत.pk का फर्स्ट इंटरव्यू है और हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं असद उमर साहब मौजूद हैं और हम सोशल मीडिया पे जितने दोस्तों ने जो हमें क्वेश्चंस किए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चंस हम आज असद साहब से पूछेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि पीटीआई की खामियों को दूर करने, पार्टी को फ़ाल बनाने, कारकुनों को मुनज़्ज़म करने और एक ख़ुदकार निज़ाम जो किसी इंसान का मोहताज ना हो, ऐसा सब करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? इसका यार आपको बेहतर जो ज़्यादा जवाब दे सकते हैं ना वो अपने जहांगीर तरीन या सैफुल्लाह नियाज़ी, क्योंकि इस वक्त इंतज़ामी अमूर की जो ज़िम्मेदारी है वो सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के पास है और काफ़ी फ़ाल तरीके से उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया है। और जैसा इसमें सवाल के अंदर भी पिना है कि जब तक वो इदारा मजबूत नहीं होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। वो जब तक इमरान खान की शख्सियत है तो आप कामयाब रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला ने उनको किसी और काम पे लगा दिया तो उसके बाद वो इदारा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इदारे को ताकतवर करना है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी भी है। नून लीग पाकिस्तान को किस सिमत ले जा रही है? देखिए, नून लीग जो है उसका अगर आप समझें जो माइंडसेट है वो एक अपर मिडिल क्लास रिच अर्बन पंजाबी लीडरशिप की प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वो नेशनल पार्टी नहीं है। तमाम जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं वो भी उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे। तमाम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्से हैं वो भी आपको नहीं नज़र आएंगे या बहुत कम नज़र आएंगे। तो वो एक जो अमीर आदमी का ख्वाब होता है पाकिस्तान का, एयरपोर्ट बहुत अच्छा हो, हाईवे बहुत ज़बरदस्त हो जाए, वो उनकी तरजीहात होती हैं, उस पर वो काम करते हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर करनी है और हकीकी माने में तरक्की क्या चीज़ होती है और जमहूरियत का असल मफहूम क्या है, मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसियों में उसका अक्स नहीं नज़र आता। तमाम दूसरी हुकूमतें सरकारी खर्चे पर अपनी तस्वीर समेत जो है इश्तिहारात लगा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की मीडिया पॉलिसी क्या है और आप आवाम के पैसे के ज़िया को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो जहाँ भी जाता हूँ मैं यही सवाल, अभी जहाज़ में बैठा हुआ था तो मुझसे यही सवाल किया जा रहा था कि जी वहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया क्यों नहीं जाता। और इसकी वजह से अगर आप रिसर्च इस वक्त देख रहे हैं ना, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं बाहर, तो उसमें यही नज़र आता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले अवाम हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उसके बाहर में लोगों से पूछें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है तो वो कह रहे कुछ नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कमज़ोरी है। इसके ऊपर खान साहब ने ख़ुद भी इसके ऊपर एक से ज़्यादा दफ़ा बात की है। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं वहाँ पे और उम्मीद ये है कि बेहतर तरीके से जो वहाँ के हकीकी काम हो रहा है वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान में और केपी में जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके बारे में आप लोगों की क्या पॉलिसी है और आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, पॉलिसी तो बहुत वाज़े है, उसमें तो कोई इबाहम नहीं है और इमरान खान जो हैं वो बहुत अरसे से बिल्कुल क्लियर स्टैंस लेके बैठे हुए। इसी वजह से कुछ शायद हमारे पर नुक्ताचीनी भी काफ़ी होती है, लेकिन हमारा ये कुल ईमान है कि जब तक पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। यही इसलिए हमारी बुनियादी पॉलिसियाँ भी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ये जिन इदारों के साथ जुड़ा हुआ है वो वफाकी कंट्रोल के अंदर हैं, तो बराह रास्त इतनी कैपेसिटी नहीं है तहरीक इंसाफ की कि वो इससे डील कर सकें। लेकिन आवाज़ इसके लिए पहले भी उठाते रहे। अभी भी उनका जो कैंप लगा था डी चौक के बाहर, पहले दिन मैं वहाँ पे खुद गया था बजाते खुद, और इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठाते रहेंगे। खान साहब को चोट लगने के बाद ऐसे लगा कि तहरीक इंसाफ के पास और कोई लीड करने वाला नहीं। देखिए, खान साहब का जो स्ट्रेचर है वो तो किसी और लीडर का नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये तो यहाँ तक तो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेज़ी में सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टी के अंदर ज़िम्मेदारी लेने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। लोगों के पास ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, उन ज़िम्मेदारियों को वो पूरा भी करते हैं। लेकिन जो लीडर है पार्टी का उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इमरान खान हैं इस पार्टी के लीडर, 17 साल से रहे हैं, पार्टी की बुनियाद उन्होंने डाली है, तो उनके स्टैचर का लीडर तो वाकई कोई नहीं है और पार्टी के अंदर। 2014 में तहरीक इंसाफ केपी में क्या प्लान्स हैं और आप लोग वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो पहले आप 6 माह में देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बुनियादी काम होता रहा है, जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर तरजीह थी वो थी कानून साजी का काम, क्योंकि वो कवानीन बनाए जाएंगे
जिनकी बुनियाद पे इदारे बनेंगे और जिनकी बुनियाद पे एक निज़ाम बनाया जाएगा तो फिर डिलीवरी जो है वो सस्टेनेबल होती है। वरना जो है वो काम जो है वो 1 माह 2 माह तो हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियाद पे नहीं हो सकता। उसके तहत आपने देखा अभी एहतसाब बिल पास हुआ है, अब एहतसाब का पूरा इदारा वहाँ पे बनने के लिए जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट का कानून पास कर दिया गया था। अब 2014 के अंदर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ का बाइख्तियार लोकल हुकूमत का निज़ाम आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखेंगे। इसी तरीके से वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ आ चुका है, राइट टू पब्लिक सर्विस लॉ आ चुका है, जिससे डायरेक्टली आवाम की ज़िंदगी जो छोटी छोटी रोज़मर्रा उनके जो काम होते हैं जो उनको करवाने होते हैं उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। इसी तरीके से जो इकॉनमी के ऊपर काम थे 2014 के अंदर आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे इनिशिएटिव्स लेते हुए खैबर पख्तूनख्वा को जो तवानाई के शोबे के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सूबाई हुकूमत ने आज तक उसका अशर अशीर नहीं किया है, उसकी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहाँ पे बनने जा रहे हैं। हर तहसील के अंदर ग्राउंड और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बनने जा रही हैं। टैलेंट हंट स्कीम हो रही है लॉन्च, बेवाओं के लिए स्कीम लॉन्च कर दी गई है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तालीम के अंदर आपको पता है सितंबर के महीने में सिर्फ 1 माह में 2,35,000 नए बच्चे जो स्कूल से बाहर थे उनको एनरोल किया गया। अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है जिसमें हम बाकी पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको भी दावत देंगे कि वो मदद करें कि तालीम के निज़ाम को फैलाने के लिए। इसी तरीके से सेहत के अंदर नए इनिशिएटिव्स जो हैं जो अनाउंस हुए हैं, तो हर फील्ड के अंदर आप इंशाल्लाह देखेंगे 2014 में पूरा जो तहरीक इंसाफ का मंशूर था वो इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको नज़र आएगा। केपी में बल्दियाती इंतखाबात की कोई है आप लोगों के ज़हन में कि कब तक हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके अंदर? देखिए, पहले तो जैसे मैंने कहा कि कानून जो है हमने बिल्कुल एक नया कानून बनाया, बाकी सूबों में कानून बना हुआ था और वो जो कानून बने हैं उसको हमने चैलेंज भी किया कोर्ट के अंदर। पंजाब के अंदर कोर्ट ने हमारी बात मानी भी कि अवाम को बाइख्तियार जो असल रूह थी दस्तूर की उसके मुताबिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि ताकत वही वो चाहते हैं, ताकत चीफ मिनिस्टर के पास रहे। क्यों? ताकि एक ख़ानदान के हाथ में तमाम ताकत मरकूज़ रहे। तहरीक इंसाफ वाकई में अवाम को बाइख्तियार करना चाहती थी, इसलिए एक नया कानून बनाना था। उस नए कानून को सिर्फ बनाना नहीं था, क्योंकि हमारे साथ जो हैं कोalition के अंदर पार्टनर्स भी थे, फिर उन कोalition पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड लेके आना था, उनकी राय को भी उसमें शामिल करना था। वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ गया। अब जो है जब बिल पास हो गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे अब काम करना है, हल्का बंदियाँ होनी है, जो पूरा निज़ाम है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि बायोमेट्रिक का निज़ाम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें ताकि जो धांधली आपको जनरल इलेक्शंस के अंदर देखने में नज़र आई वो ना हो सके वहाँ पे। तो ज़रा सा उसकी वजह से 2-4 माह शायद एक्स्ट्रा लग गए हों, लेकिन उसके नतीजे में एक ऐसा निज़ाम आएगा जिसमें वाकई तमाम बाइख्तियार होंगे और इंशाल्लाह ताला एक ऐसा इलेक्शन होगा जो वाकई सब बोलेंगे कि एक शफाफ इलेक्शन हुआ। मेरे ख्याल में अप्रैल के महीने में मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए वहाँ पे। जी, आपका ताल्लुक़ कराची से है। कराची में पीटीआई को काफ़ी पजीराई मिली, जबकि कराची के हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में तहरीक इंसाफ का कराची के हालात में बेहतरी लाने के लिए क्या प्लान है? देखिए, कराची की बेहतरी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो कराची में अमन लाना है, और जो असलहा फैला हुआ है उस शहर के अंदर और वहाँ की सियासत के अंदर जो तशद्दुद का अंसर है, जब तक आप उस पर काबू नहीं पाएंगे कराची बेहतर हो सकता है, ना कराची में बेहतर सियासत की जा सकती है और ना ही कोई हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। ज़ाहिर है सिंध की हुकूमत हमारे पास नहीं है, वफाक की हुकूमत हमारे पास नहीं है। हमारा काम जो है वो इस हक़ की आवाज़ को बुलंद करते रहना है, और जब तक हमें नज़र आएगा कि ये जो एक दहशत गर्दी का माहौल है वो कराची में ख़त्म नहीं होता, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि आपको 11 मई इंतखाबात के नताइज पार्टी से मुशावरत के बगैर एक्सेप्ट करने चाहिए थे? मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है रिजल्ट्स एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट करने की। अगर पार्टी का ख्याल मुख्तलिफ होता तो पार्टी अगले दिन रिजेक्ट कर देती, उसके अगले दिन रिजेक्ट कर देती, उसके अगले दिन रिजेक्ट कर देती। पार्टी ने तो आज तक भी नहीं रिजेक्ट किया। देखिए पार्टी ने क्या कहा है, पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानते हैं, जहाँ पे हमारे ख्याल में धांधली हुई है वहाँ हम नहीं मानेंगे, और हम वो उसकी
रेमेडी के लिए जुस्तजू पूरी करते रहेंगे। अपनी जो भी हमारी कानूनी हमारे पास है, हमारे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपने केसेस फाइल किए, पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया, वो 4 जो हल्कों की थंब वेरिफिकेशन के लिए था। तो जहाँ जहाँ हमारे ख्याल में धांधली हुई है हम उसको पूरी तरीके से परस्यू करें, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो पार्टी में चेयरमैन ने पहले भी माने थे, हमेशा वो ये स्पीच में कहते हैं कि हमने इलेक्शन के रिजल्ट मान लिए लेकिन धांधली नहीं मानी। मुस्तकबिल में 20 साल बाद आप पाकिस्तान को किधर देखते हैं? मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत दरख्शां देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसमें मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये क्या है कि इस मुल्क के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं। जो सबसे अहम किसी भी 21वीं सदी के अंदर कौम के लिए तरक्की का ज़रिया हो सकता है वो उसके अपने लोग हैं, जो अफरादी कुव्वत उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और मैंने दुनिया देखी, मैं दुनिया के बेहतरीन इदारों के साथ काम किया हुआ है। जितना टैलेंट, सलाहियत, मेहनत करने का जज्बा, इनोवेशन, सोचने की सलाहियत, फैसले करने की सलाहियत पाकिस्तानी के पास है। बहुत कम और लोग हैं दुनिया में जिनके पास ये है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, लेकिन बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो ऐसी सलाहियत रखते हैं। और इस पे तो अब रिसर्च स्टडीज़ वगैरह भी आ चुकी हैं। INSEAD की एक बड़ी फेमस स्टडी है जिसको मैं कोट करता हूँ। तो तरक्की करने का हर उनसर तो मौजूद था। सिर्फ मसला जो हो रहा था, लीडरशिप आपको ऐसी मिली जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम कर रही है, मुल्क के मुफाद के लिए काम नहीं कर रही। और जो सबसे ज़्यादा लोग जिनमें ये सलाहियत है कि मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग और ख़ास तौर पर पढ़ा लिखा नौजवान, उसने अपने जहन में ये मसला किसी और का मसला बना दिया था। उसने कहा ये फौज आके मेरे लिए ठीक कर देगी या कोई और करेगा। पिछले 5, 6, 7 साल से मैंने ये तब्दीली देखनी शुरू की है लोगों के जहन के अंदर, नौजवानों के जहन के अंदर, कि वो जिम्मेदारी उन्होंने कबूल भी करना शुरू कर ली है और उनको अपने आप पर एतमाद भी है। वो जानते हैं कि ये जिम्मेदारी जब मैं कबूल करूंगा तो इंशाल्लाह ताला मैं इसमें कामयाब भी होऊंगा। तो अब इस जहनी तब्दीली के बाद और कौमों की जो ज़िंदगी बदलती है सबसे पहले जहनी सोच के अंदर, फ़िक्र में तब्दीली आती है। वो तब्दीली आ चुकी है। इसलिए मैं सियासत में था नहीं, ना मेरा कोई इरादा था सियासत में आने का। 2009 के मार्च में मैंने आर्टिकल लिखा था तो अंग्रेजी का आर्टिकल, लेकिन उसका टाइटल था उम्मीद सहर की बात सुनो। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मेंबरान असम्बली के बैरून मुल्क असासों को पाकिस्तान में लाने के लिए कोई करारदाद क्यों पेश नहीं कर रही अभी तक? करारदाद नहीं, मैंने जो पहला मेरा सेशन था उसके अंदर मैंने ये सवाल डाला था कि दुनिया में कवानीन बदल चुके हैं तो हम कानून क्यों नहीं बदल रहे ताकि इनको असासे वापस है। तो अगला जब सेशन हुआ तो उस सेशन के अंदर उन्होंने जब जवाब दिया उसका, तो उसमें जवाब ये था कि कानून हमने बना लिया है। ठीक है, शायद पता नहीं मेरे सवाल की वजह से था या नहीं था, लेकिन वो कानून कहते हैं हम बना लिया। अब अगले सेशन के लिए जो मैंने सवाल डाला है, अच्छा कानून बन गया, अब आप बताएं इकदाम क्या कर रहे हैं, और अगर कोई इकदाम नहीं होगा तो बिल्कुल ये तो मेरा पर ज़ाती इशू है जिस पे मैं बिल्कुल खुद फॉलो करता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह ताला इस इशू को। स्टेट बैंक और FBI तमाम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स और उनकी ट्रांजैक्शंस का इल्म रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से टैक्स का तकाजा नहीं करते। कमाल, आप देखें डार साहब कहते हैं कि वो जो FBR हमें बता रही थी 1 साल से 30 लाख लोग हैं जिनके पास ऐसे असासे हैं और उनकी ज़िंदगी का रहन सहन ऐसा है कि उनको टैक्स देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं ये लिस्ट झूठी है। कमाल बात है कि नहीं है? क्योंकि आप ताकतवर तबके से टैक्स वसूल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उसी मरात याफ्ता, उसी ताकतवर तबके का हिस्सा हैं और उसकी ज़िंदगी में खलल नहीं डालना चाहते हैं। तो अब आपने हकाइक को झुटलाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे। पाकिस्तान में ये अब आर्ग्यूमेंट देना, अभी इन्होंने मनी वाइटनिंग की एक और स्कीम कर दी ना, ये 3 साल में तीसरी स्कीम है। हर स्कीम ये होती है, ये आखिरी है। और वजह क्या देते? वो कहते हैं जी इनको इंसेंटिव देना है टैक्स नेट में लाने के लिए। तो भाई मेरे, जिस शख्स का आपको ये पता है उसका घर कहाँ है, उसकी गाड़ी कौन सी है, वो किस होटल में जाता है, किस जहाज में सफर करता है, तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और आप उसके सामने बेबस हैं, तो वो कल आपका उसका नाम पता चल जाएगा और वो थोड़ा सा टैक्स जमा करा देगा तो आप क्यों देगा अगली दफा टैक्स? वो अगली दफा फिर अगली वाइटनिंग स्कीम का इंतजार करेगा। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहाने। और ये क्योंकि अपनी जात जो है उस पर मनफी असर पड़ेगा, इसलिए आप करने को तैयार नहीं। KP में बंद पड़ी इंडस्ट्री को जिंदा करने के लिए PTI की हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करें कि वो सनत बंद क्यों हुई है। वो सनत बंद हुई है 30 साल की जंग और उसके असरात की वजह से।
तो जब तक आप अमन नहीं लेके आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की मईशत का तरक्की करना एक बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन उसके बावजूद हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स की एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं वहाँ पे, जिसका काम होगा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स को डेवलप करना। दूसरी चीज़ जो आजकल की सनत को ज़रूरत है, आपको पता है बिजली और गैस की ज़रूरत होती है। आपको जैसे पता है हमने एक बहुत ही सीरियस ऑफ़र की है हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कि पेस्को का और जो पूरा बिजली का निज़ाम है वहाँ पे, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। और उसके साथ हम लेने के बाद जो निज़ाम में बेहतरी करेंगे, तमाम जो वहाँ पे लोग जो रहने वाले हैं और जो वहाँ पे जो बिज़नेस जो काम करते हैं उनके लिए भी हम बिजली फराहम कर सकें। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है और वो फिर बाकी पाकिस्तान में जाती है। और हमने गवर्नमेंट से जो एकनेक के अंदर अपील भी की है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कि 200 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस जो है वो मुख्तस कर दी जाए, ताकि सनती इलाके जो हम वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं उनको गैस फराहम की जा सके और बिजली भी उनको दी जा सके। ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं, जैसे मैंने कहा, उसके लिए एक अलग अथॉरिटी बन रही है। वो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जो हैं उन्हीं के को हम इन्वॉल्व करेंगे जो इन्वेस्ट वहाँ पे करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरी देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो असल जो चेंज आएगी वो जैसे ही अमन आएगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप तेज़ी से सनती तरक्की देखेंगे। जो तहरीक इंसाफ की केपी के गवर्नमेंट ने जिस तरह नेटो सप्लाई बंद की हुई है, और इस तरह लग रहा है जिस तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सप्लाईज खोल दी जाएं और अमेरिका की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, कैसे अब इस मसले का हल निकलेगा? पहली बात तो ये केपीके की गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ, ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने और पार्टी ने किया हुआ ये फैसला। हुकूमत जो है वो बड़ी मज़ेदार, ये ड्रोन जो सिचुएशन है ना, ये मैं क्या बोलूँ, पाकिस्तान का जो हमारा सियासी निज़ाम बन गया है, जैसे मैंने पहले आपको कहा ना कि कौमें बदलती हैं सबसे पहले जब उनकी फ़िक्र और सोच बदलती है। अब आप देखें ये ड्रोन की सिचुएशन हुई तो पाकिस्तान के टेलीविज़न प्रोग्राम में उन्हें कई टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कुछ तो खुदा का खौफ करें, हम पाकिस्तान के नौजवानों को पैगाम क्या दे रहे हैं? हम पाकिस्तान के नौजवान को ये बता रहे हैं कि ड्रोन अटैक जो है वो हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ हो रहा है। तमाम सियासी पार्टी बशमूल वफाकी हुकूमत की ये कह रही, ये हमारे ख़िलाफ़, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन हम क्या करें, हम तो कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम बेकारी हैं, तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। ये पैगाम कोई बाप ज़रा सी भी जिसमें इज़्ज़त नफ्स हो, वो अपने बेटे के सामने कभी अपने आप को, चाहे वो कितने भी ताकतवर आदमी के सामने खड़ा हो, वो कमज़ोर ज़ाहिर करने में, कुछ अपना नहीं अपने बच्चों का ही ख्याल कर ले। जिस वक़्त तक किसी इंसान के अंदर इज्जत नफ्स नहीं होती वो तरक्की नहीं कर सकता। तो एक कौम पूरी जिसमें ना खुद एतमादी हो ना इज्जत नफ्स उसकी बची हुई हो, वो तरक्की कैसे कर सकती है? तो वफाकी हुकूमत जो है वो हमें सिर्फ ये बताती है कि ये तरीका ठीक नहीं है। भाई आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, आप कह रहे हो ये तरीका ठीक नहीं। अच्छा आप बता दें क्या तरीका ठीक? मैं 3 महीने से जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, वो बेहतर तरीका क्या है, हमें उससे बेहतर तरीका बता दें, हम वो शुरू कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ऊपर एक गैर मुल्क हमले करता रहे। मैंने ये सवाल बार बार लोगों से पूछा है। आप अगर एक गैर मुल्क को ये इजाज़त देने के लिए तैयार है, अगर आप अमेरिका को ये इजाज़त देने के लिए तैयार है कि वो फैसला करे कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है, हो सकता है अमेरिका आज जिसको दहशतगर्द को मार रहा हो उसको मैं भी दहशतगर्द कहता हूँ, लेकिन ये फैसला करने का इख्तियार किसके पास होगा? आपको पता है अमेरिका जो है वो लश्कर तैयबा को भी दहशतगर्द कहता है, हिंदुस्तान भी उनको दहशतगर्द कहता है। आप ये उसूल मान चुके हैं कि अगर दहशतगर्द इस मुल्क के अंदर होगा तो गैर मुल्की हमला कर, यही जवाब देते हैं ना जी, वो क्या करें, दहशतगर्द है। तो कल मुरीदके के ऊपर, यहां से लाहौर से चंद मील दूर है, अगर मुरीदके के ऊपर इंडिया ने ड्रोन अटैक किया, फिर आप क्या जवाब देंगे दुनिया को? आप तो मान चुके हैं ये उसूल कि गैर मुल्की जो है वो फैसला भी कर सकते हैं कि कौन दहशतगर्द है और हमला करके मार भी सकते हैं। ये सोचने का मुकाम है, हम किधर कौम को लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं, और ये कितना बड़ा सीरियस मसला है, इसके बारे में? बेतहाशा सीरियस मसला है जी पाकिस्तान के। आप जो सब पहले तो आप मुल्क के अंदर देखें कि
शायद 1 या 2%, मैक्सिमम 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनको वाकई में एक ऐसी तालीम देते हैं जिससे दुनिया का मुकाबला किया जा सके। पढ़े लिखे तो शायद 40% के करीब है, नेट एनरोलमेंट रेट पंजाब का 60% है, बाकी सूबों का जो है उससे ज़रा सा कम है। लेकिन जो वाकई में ऐसी तालीम जिसकी बुनियाद के ऊपर आप दुनिया में मुकाबला कर सकें, वो शायद 2% से भी ज़्यादा ना हो, बहुत से बहुत होगा तो 5% होगा। उनमें से अगर एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क छोड़ के चले जाए, और मुल्क छोड़ के क्यों जाते हैं, आप उनमें किसी से बात करें, चाहे वो 22 साल का लड़का या लड़की बाहर बैठा हो या वो 60 साल का हो, वो सब तड़प रहे होते हैं पाकिस्तान वापस आने के लिए। क्यों छोड़ के जाते हैं मुल्क? वो इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि इज्जत से हक हलाल की मेरिट की बुनियाद के ऊपर कमाई उनके लिए मुश्किल कर दी जाती है। ये मुझ जैसे कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनको खुशकिस्मती से ये मौका मिला, लेकिन हम बहुत कम लोगों को ये मौके मिलते हैं। आप जिस दिन एक मुआशरा कायम करेंगे जहां इंसाफ होगा, जहां मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, जहां किसी को रिश्वत दे के ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी, रिश्वत दे के अपने हुकूक हासिल नहीं करने पड़ेंगे, जिस दिन ये काम ऐसा मुल्क बनना शुरू होगा, वो कोई शख्स नहीं है जो बाहर लंदन में या दुबई में या अमेरिका में रहना चाहेगा। वो सब के सब इसी मुल्क में इंशाअल्लाह ताला वापस पाकिस्तान में आएंगे। मुशर्रफ साहब के ट्रायल के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये सही हो रहा है, या क्या पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है, हम तो पार्टी इंसाफ की है। जब तक तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर, चाहे वो कितना ताकतवर हो या वो कितना कमज़ोर हो, उसके ऊपर कानून एक तरीके से अमल नहीं करेगा, आप जैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं वो ऐसा नहीं बन सकता। जनरल मुशर्रफ साहब ने जो एक्ट किया, बादियो नज़र में वो कानून की खिलाफ वर्जी नज़र आता है, वो दस्तूर की वायलेशन नज़र आता है। ये फैसला आपने और मैंने नहीं करना कि ये वाकई में उन्होंने किया था या नहीं किया था, उसके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं। एक ट्रायल का प्रोसेस है, उस ट्रायल से उनको गुजरना चाहिए, बिल्कुल जैसे कोई और शख्स गुजरता है, और उनको वहाँ पे वही हुकूक मिलने चाहिए जो किसी और शख्स को जो कोर्ट में जाता है उसको मिले। उसके बाद अगर कोर्ट ये फैसला करता है कि उन्होंने वाकई में दस्तूर को तोड़ा था, जैसा कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने तोड़ा था, तो फिर उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए जो उनका हक बनता है। और अगर मेरा ख्याल गलत निकले और कोर्ट ये फैसला करे कि उन्होंने दस्तूर को नहीं तोड़ा था, तो हम उस फैसले को कबूल कर लेंगे। मीडिया का रोल जो है किसी भी माशरे में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है, या कोई उसमें इम्प्रूवमेंट की है गुंजाइश? जी, इम्प्रूवमेंट की तो बहुत गुंजाइश है। देखिए, मीडिया का जो किरदार रहा है उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। लोगों में, आवाम के अंदर आगाही बढ़ी है इश्यूज़ के ऊपर, लोगों का को चीज़ों का पता चल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आ जाती हैं, क्योंकि चाहे एंकर कुछ भी कहे, सामने गेस्ट तो बैठे होते हैं ना, तो मुख्तलिफ लोगों को अपनी आरा देने का मौका मिल जाता है। तो एक मस्बत पहलू, हुकूमत का जो कंट्रोल और खौफ होता था वो जो कम होना शुरू हुआ है, उसमें एक जुडिशरी का रोल है यकीनन, और उसमें एक मीडिया का रोल भी है कि लोगों के पास ये है कि मेरे पास कोई और है, अगर मेरे साथ हुकूमत को जुल्म कर रही है तो मैं किसी के पास जाके अपनी आवाज़ कम से कम आवाम तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ जो है मीडिया में बहुत सारी चीज़ों की बेहतरी की ज़रूरत है, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये तमाम मीडिया के लोगों से बात करें तो वो खुद भी ये कहते हैं। अशद ज़रूरत है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनने की, और बेहतर ये हो कि वो मीडिया इंडस्ट्री खुद बना ले वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, क्योंकि अगर नहीं बनाएगी तो फिर वो लेजिस्लेशन होगी, और जाहिर है सियासी जो नुक्ता नज़र है उसमें भी एक बैलेंस नहीं होता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अर्जेंट जरूर। अब आप इसकी एग्जांपल देख लेना, ये आर्टिकल छाप दिया आपने, आपको पता है डिफेमेशन लॉज जो हैं वो कोर्ट में खिंचते रहेंगे ऐसे, तो कोई आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि बजाय कि वो 20 साल तक चलते रहें, आप हारून रशीद साहब को बुलाएं, असद उमर को बुलाएं, सामने बैठे 3 दिन की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो, जो फैक्ट्स हैं उसका सामने लेके आए, और जो सच्चा है वो सच और झूठ साफ सामने नज़र आ जाए। इसी तरीके से रिपोर्टिंग के अंदर, वॉर एरिया के अंदर, दहशतगर्दी, लोगों की डेड बॉडीज़ को जिस तरीके से दिखाए, कई उसके पहलू हैं जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है। जो बैरूनी ममालिक की पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो गई है, ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए पहले, और अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से सारे निज़ाम को चलाया जा रहा है। तो इस बारे में पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है कि मुदाखलत कैसे बंद होगी? देखें, आप जो है, जो हम पहले बात कर रहे थे, कौम की इज़्ज़त नफ्स बहाल करें,
आप दुनिया से लड़ना नहीं है, आपने दुनिया के साथ चलना है। आप तमाम दुनिया के साथ अच्छा रिश्ता इस्तवार करके रखें, उनसे अपनी ज़ात का फ़ायदा लेने के लिए कोई गलत काम ना करें। ये जो ज़्यादातर आप देखते हैं ना अमल दखल, ये इसलिए होता है क्योंकि ज़ात की कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जनरल मुशर्रफ अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, नवाज शरीफ उसके लिए यहाँ पे एक न्यूसेंस है, अच्छा चलो ठीक है सऊदी अरबिया के मत्थे लगाओ, इसको यहाँ से निकाल दो। अभी उसकी रिवर्स स्टोरी हुई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, कल मैं टीवी पे देख रहा था और शायद हमें मीर का प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा जी अब तो बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कह दिया है। क्या कह दिया था? उन्होंने कहा हम तो सोच ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदरूनी हालात। खुदा का खौफ करो, डील नेगोशिएट, पूरा रिटर्न पर्चा आ चुका है, 10 साल के करीब वहाँ पे बैठे रहे। वो जिस दिन नवाज शरीफ ने वापस आने की कोशिश की थी पाकिस्तान, सितंबर का शायद महीना था 2007 का, और मुशर्रफ साहब को उन्होंने एयरपोर्ट से पैक किया था और वहाँ पे वो लेबनीज जो हैं, वो प्रिंस, वो यहाँ पे आ गया। वो क्या करने के लिए आया था यहाँ पे? मुदाखलत उस लेवल के ऊपर भी है। दूसरी मुदाखलत जो है वो है जो हमारी पैसा आया है उन तंजीमों के पास जो बैंड तंजीम है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में फ़िरकावारियत बढ़ने में बाहर की मुदाखलत का बहुत बड़ा अमल है। तो अमेरिका तो है ही है, अमेरिका की हम सब बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं है, और भी ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है और पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है उस मुदाखलत की। सियासत.pk पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है और सियासत.pk जो है पाकिस्तान की इस नंबर 1 वेबसाइट। 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे फेसबुक के ऊपर फैंस हैं। तो आप हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, जो पहले बात हो रही थी, मेरा मैसेज तो वही, क्योंकि अगर आप वो एज प्रोफाइलिंग करेंगे अपने फॉलोअर्स की तो आपको ज़्यादातर उसमें से जो नज़र आएंगे, मुझे यकीन है कि उसमें नौजवान होंगे। तो मैं अल्लामा इकबाल की से माजरत के साथ उनके शेर में एक मामूली सी रद्दबदल करके ये मैं सियासत में आने से पहले बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये यकीन है, तो यही मेरा पैगाम है। गरमाओ जवानों का लहू, अल्लामा इकबाल ने कहा था, गरमाओ गुलामों का लहू, गरमाओ जवानों का लहू सोज़े यकीन से, फिर कुंजश के फरोमाया कुछ शाही से लड़ा दो। जिस दिन सेल्फ बिलीफ आ गया पाकिस्तान के नौजवान के अंदर, तो ये अंदरूनी जो आपको इतने बड़े बड़े जो बबर शेर नज़र आते हैं और आपको नज़र आता है ये तो बहुत मुश्किल काम है तब्दीली लाना। और ये तमाम दुनिया जो लगता है हमें कभी कभी ऐसा कि बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ना आपको अंदर में किसी खुदा से डरने की ज़रूरत है, ना किसी बैरूनी से। वो इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, और अपने आप के ऊपर यकीन रखें, सलाहियत के ऊपर यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क, मेरी ज़िंदगी में शायद नहीं लेकिन आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क ऐसा बनेगा जिस पे न सिर्फ आप सब फ़ख्र करेंगे बल्कि दुनिया रश करेगी कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। राइट, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन कि आपने सियासत में आने का फ़ैसला कैसे लिया और पीटीआई ज्वाइन की, और काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सवाल भी किया है कि जो आपके भाई हैं उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, तो इस मामले को ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए, मेरा तो जैसे मैं कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ, इमरान खान साहब के साथ काफ़ी अरसे से वो कह रहे थे। दूसरी तरफ एग्रो के अंदर जो हम काम कर रहे थे, तकरीबन तमाम मईशत के जो बड़े सेक्टर्स हैं उसको हम टच करते थे। तो जब मैं वहाँ पे देखता था कि अच्छा यहाँ से आगे जाने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को या कंपनी को आगे ले जाने के लिए क्या करने, क्यों नहीं हो रहा, तो उसको जब आप कुरेदें तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जड़ पे नज़र आता था पाकिस्तान के मसाइल में। और सिर्फ मईशत के नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम तालीम में भी बहुत काम करते थे, सेहत में भी काम करते थे, तो हर सेक्टर में, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या इकोनॉमिक सेक्टर हो, तो एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जहाँ पे हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान पहुँचे, उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है। और दूसरी तरफ इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे पुरखुलूस पॉलिटिकल लीडर, जिसने जो किसी ताकत के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, वो जिसकी नीयत पे आपको कोई शक नहीं है, वो बार बार आपसे कह रहा है, तो वो दोनों चीज़ें जब एक साथ आके जुड़ी तो फैसला मैंने किया। हालांकि मेरे ख़ानदान में किसी ने सियासत करीब से कोई नहीं गुजरा, पॉलिटिक्स ज्वाइन की। वो जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो ज़्यादातर ख़ानदान में लोग कह रहे थे मत करो, क्या कर रहे हो सियासत के अंदर। और जो भाई मेरे जिन्होंने बाद में नून लीग ज्वाइन की, सबसे ज़्यादा इन्होंने मुखालफत की थी कि क्यों ज्वाइन करें। मैं बुनियादी मेरे ख्याल में वो भी चाहते हैं पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क हो, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क हो। मैं क्यों तहरीक इंसाफ में और वो क्यों मुस्लिम लीग नून में? उनकी जहन में वो हमेशा ये कहते हैं कि इतना माशरा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे आवे ही बिगड़ा हुआ है,
तो यहाँ 19-20 की आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जो चेंज तो आ सकती है, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। मेरा यकीन यह है कि पाकिस्तान इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर आप बड़ी तब्दीली नहीं लेके आएंगे तो ये छोटी छोटी चेंज नहीं होगी। आपका इस वक्त डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, तनज़्ज़ुली की तरफ आप जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता आप बिल्कुल तबाही में चले जाएंगे अगर आपने बड़ी तब्दीली ना लेके आए। तहरीक इंसाफ उस बड़ी तब्दीली की बात करती है, वो एक नए रिश्ते की बात करती है, एक नए समाजी रिश्ते की बात करती है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उनका नारा भी जो है वो बेहतर गवर्नेंस का होता है, वो निज़ाम तब्दील करने का नहीं होता। तो बुनियादी सोच का फ़र्क है, वरना वो भी मुहब्ब वतन है, मैं भी मुहब्ब वतन हूँ, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए और मैं तहरीक इंसाफ में आ गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले मैं आया था, उस वक्त मेरी पार्टी में कोई था नहीं, शायद अगर वो वहाँ चले जाते तो मैं सोचता यार मैं अपने भाई की मुखालफत में जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन आखिरकार मुल्क भाई से ज़्यादा ज़रूरी है।